हेलो बच्चा लोग। पिछले लेक्चर में हम लोग यूनिट और मेजरमेंट का क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस कर चुके थे। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन ऑफ मास m, ऑफ लेंथ l, ऑफ टाइम t एंड करंट I वुड बी। कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकालना है। मतलब फंडामेंटल के टर्म में एक्सप्रेस करो, फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में किसको? रेजिस्टेंस को। और पावर चेक कर लो कि फंडामेंटल पे क्या पावर रेज हो रहा है कि नहीं। तो कैसे करें सर? रेजिस्टेंस को फंडामेंटल के टर्म में कैसे एक्सप्रेस करें? तो आप देखें, बहुत सारा काम कर सकते हैं। मेथड फर्स्ट देखिए, ये कौन सा फॉर्मूला में आता है? तो R इक्वल टू रो एल बाई ए, R इक्वल टू रो एल बाई ए। अगर रो का डायमेंशन पता है, एल का डायमेंशन पता है और ए का डायमेंशन पता है तो आर का निकाल सकते हैं। लेकिन रो का तो पता ही नहीं है सर, याद ही नहीं है। तो आगे देखे ध्यान से, कौन सा लगाए फॉर्मूला? एक लगा सकते हैं V इक्वल टू आई इंटू आर। आपको चेक करना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस कौन से फॉर्मूला में आता है, और उस फॉर्मूला में आपको रेजिस्टेंस के अलावा बाकी जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशन पता होना चाहिए, तब आप रेजिस्टेंस का निकाल सकते हैं। डायमेंशन करने के सेंस में आप यूनिट पता कर लो, आपको यूनिट पता है तो डायमेंशन भी पता होगा। हाँ, बस सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को छोड़ करके। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का यूनिट होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता है। प्लेन एंगल क्या होता है भाई? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, इसका बोलते हैं यूनिट, SI यूनिट रेडियन, लेकिन ये डायमेंशन लेस है। ऊपर भी मीटर, नीचे ही मीटर, है कि नहीं? तो सप्लीमेंट्री को छोड़ करके अगर आपको यूनिट पता है फंडामेंटल के टर्म में तो सीधा डायमेंशन पता है। कैसे बताओ? फोर्स का यूनिट क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या हो गया यहाँ पे? केजी मीटर सेकेंड टू द पावर -2। फोर्स का डायमेंशन ML T-2। देखो तो केजी पे पावर 1, मास पे पावर 1, मीटर पे पावर 1, लेंथ पे पावर 1, सेकेंड पे पावर -2, टाइम पे पावर -2। तो ये देख लो, ये देख लो, और इसको बचपन से देखते आ रहे हैं तो हम हमेशा यूनिट का ही यूज कर लेते हैं। क्या यूनिट? क्या फंडामेंटल यूनिट पे जो पावर रेज हो रहा है कि नहीं? सर आप रेजिस्टेंस का तो जानते नहीं है, तो इस वाले फॉर्मूला में चेक करो। इसमें क्या, जिस फॉर्मूला में रेजिस्टेंस आ रहा है वो फॉर्मूला लिखो, है कि नहीं? वो इक्वेशन लिखो। तो देखो V इक्वल टू आई इंटू आर में हमें करंट का पता है, वोल्टेज का पता है फंडामेंटल के टर्म में। होता वोल्टेज का मतलब क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, है कि नहीं? तो सोचो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो ML² T-2, और चार्ज का मतलब हो गया सिंपली I इंटू टाइम, है कि नहीं? मतलब एम्पियर इंटू टाइम। सर ये कैसे लिख दिए? हम फोर्स का हमेशा याद करके रखते हैं, फोर्स हर एक जगह घुस जाता है, तो फोर्स का डायमेंशन याद कर ले। ML T-2, 1 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। उसमें डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया क्या? एनर्जी। जैसे ही डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई किए ये क्या हो गया? L²। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया? ये एम्पियर है और ये क्या है? रेजिस्टेंस है। तो क्या लिखे तुम लोग? रेजिस्टेंस इक्वल टू ML²T-2 है कि नहीं, अपॉन यहाँ क्या हो गया? T तो हो गया ML²T-3 A टू पावर -2। ये हो गया डायमेंशन। चेक कर लो कौन सा आंसर है। ML²T⁻³ ये ऑप्शन नंबर सी। तो कॉन्सेप्ट क्या है? अगर किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन पूछता है, ठीक है ना, तो उसको फंडामेंटल के टर्म में एक्सप्रेस करो। तो कैसे कर पाओगे भाई?
जब उसका फॉर्मूला जानो, कौन से फॉर्मूला में वो फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व हो रहा है जिसका डायमेंशन पूछा है। तो उसमें बाकी सबका पता होना चाहिए, बस एक का पता नहीं होना चाहिए जिसको तुम निकालना है, क्योंकि एक इक्वेशन है तो एक ही अननोन होगा। समझ में आया कि नहीं है? तो वोल्टेज का पता था, करंट का पता था, तो हमने आर का निकाल लिया। क्लियर है? तो इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, इसको नोट डाउन कर ले, हम लोग और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 22 क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड दैट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द डायमेंशन ऑफ। बोला ये है कि प्लैंक्स कांस्टेंट मींस एच और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस दोनों के रेशियो का जो डायमेंशन होगा वो किसके बराबर है? तो हमें आया कि नहीं है? तो बताओ इसका डायमेंशन क्या है भाई? टाइम। ये क्या है? टाइम टू पावर -1। बताओ ये क्या है? ये इसका हो गया आई इंटू ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम। ये हो गया कैसे? ये आई का मतलब mr स्क्वायर, तो मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया एम एल टू एल स्क्वायर। क्या हो गया? एम एल स्क्वायर, और ये हो गया रेडियन पर सेकेंड। तो रेडियन तो डायमेंशन लेस है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा टी टू पावर -1। ये क्या हो गया? ये हो गया एल टी -1। अब चेक कर लो इसका डायमेंशन किसके बराबर है। सर प्लैंक्स कांस्टेंट का हमें डायमेंशन नहीं पता है, तो देखो प्लैंक्स कांस्टेंट कौन से फॉर्मूला में आता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सीधा याद है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट आता है, याद करो, क्लास 12th में पढ़े होगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिजिक्स में। वहां पे आया हुआ E इक्वल टू SC/λ या E इक्वल टू H/f। E का पता है, इसका 1/2 पता है, तो H का आ गया ना जी। बताओ H का क्या हो जाएगा? ये हो गया ml² T-2 इंटू टाइम, 1/2 तो इंटू टाइम करेंगे हम, तो ml² T-1। क्लियर है? ml² T-1, ये ऊपर आ गया ml² T-1। आप लोग चैट के थ्रू बोलो, जो ही बोलना है आप लोग चैट के थ्रू लिखो और बोलते रहो, तो आप हम जवाब देते रहेंगे। क्लियर है? ये लाइव क्लासेज है, यहाँ पे जो भी बोलना है आपको चैट के थ्रू बोलना है। तो ml T-1, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया भाई? अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया ml², ml² आई का, मास लेंथ का स्क्वायर, इससे ये कैंसल, तो क्या हो गया? टाइम टू पावर -1। किससे मैच कर गया? फ्रीक्वेंसी से। किससे मैच कर गया? फ्रीक्वेंसी से। तो आंसर कौन सा? बी है कि नहीं? जैसा पिछला क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पे ये भी क्वेश्चन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23, द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किसमें आता है भाई? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कौन से फॉर्मूला में? तो F इक्वल टू जी m1 m2, हमको डायमेंशन चेक करना है, m² लिख लो इंटू r²। क्या हो गया? G इक्वल टू F r² अपॉन m²। अब कर लो भाई, फोर्स का क्या होता है? mlt-2। ये हो गया लेंथ का स्क्वायर, ये हो गया m का स्क्वायर, तो हो मास है ना ये, तो हो गया m टू पावर -1 L³ T⁻²। चेक कर लो कौन सा आंसर है? पहला ही आंसर है। हमेशा कि जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन पूछ रहा है, चेक कर लो वो
कौन से फॉर्मूला में आता है, काम बन गया, वो पता है ये फॉर्मूला में आता है। अब बाकी रिमेनिंग को आप फंडामेंटल के टर्म में लिख दो, तो एक अननोन था उसका आ गया, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखें। द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, अभी जस्ट बताएं क्या भाई, E इक्वल टू एच इंटू एफ। ये जूल है, ये 1/सेकेंड है, तो एच इक्वल टू क्या हो गया, जूल इंटू सेकेंड। यूनिट पता है तो डायमेंशन भी पता है। ये क्या हो गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू इंटू टी, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। अब चेक कर लो किसके बराबर है, अभी जस्ट दो क्वेश्चन किए थे, देखना इसके बराबर होगा एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी के बराबर नहीं होगा, इसके बराबर, इसका भी डायमेंशन लिख लो, इसका भी लिख लो, इसका भी लिख लो, देखना इसके बराबर होगा आई इंटू ओमेगा। क्यों क्यों हम बोल पाए, कि जस्ट क्वेश्चन किए हैं वाला, आई इंटू ओमेगा, तो क्या हो गया एम एल स्क्वायर, ये रेडियन पर सेकेंड, टी टू द पावर -1, खत्म, है कि नहीं। सिंपल एकदम है, इस टाइप के सवाल खूब पूछते हैं, तो हमें डायमेंशन आना चाहिए अच्छे तरीके से। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25, विच पेयर डू नॉट हैव इक्वल डायमेंशन। हाँ 24 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 25, विच पेयर डू नॉट हैव इक्वल डायमेंशन। कौन सा जो इसमें पेयर है, इसमें कौन सा पेयर है, एनर्जी टॉर्क, फोर्स इंपल्स, एंगुलर मोमेंटम, प्लैंक्स कांस्टेंट, इलास्टिक मॉडुलस एंड प्रेशर, किसके पास सेम डायमेंशन नहीं। देख लो किसका यूनिट सेम नहीं है कि नहीं। एनर्जी टॉर्क, भाई एनर्जी भी होता है न्यूटन इंटू मीटर, और टॉर्क भी होता है न्यूटन इंटू मीटर। कैसे, एनर्जी का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, गॉर्डन से आता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क क्या है, आर क्रॉस एफ, तो डिस्प्लेसमेंट इंटू फोर्स, पोजिशन वेक्टर आर क्रॉस एफ, तो दोनों का डायमेंशन सेम है, यूनिट सेम है। फोर्स इंपल्स, अब देख ध्यान से, इंपल्स जो लिखता है तू, इंपल्स ये लिखता है फोर्स इंटू टाइम, तो फोर्स इंपल्स का डायमेंशन सेम कैसे होगा, हो ही नहीं सकता है। तो कौन सा ऑप्शन, ये वाला। ये जस्ट अभी बताया है, एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट सेम था, प्रीवियस क्वेश्चन नहीं था। ये भी सेम है, कैसे, मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल बाई एल, ये डायमेंशन लेस है, लेंथ बाई लेंथ, तो जो डायमेंशन स्ट्रेस का होगा वही यंग मॉडुलस का, और स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बाई एरिया, है कि नहीं। स्ट्रेस में जो फोर्स आता है वो रिस्टोरिंग फोर्स होता है, और प्रेशर में जो फोर्स आता है वो एक्सटर्नल फोर्स होता है कि नहीं। ये बेसिक डिफरेंस था, पढ़ाया जाता है, लेकिन दोनों में सिंपली फोर्स बाई एरिया, प्रेशर के बराबर ही तो है भाई। क्लियर है, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 26 पे। द डायमेंशन ऑफ इम्पल्स आर इक्वल टू दैट ऑफ, इम्पल्स का जो डायमेंशन है वो किसके बराबर है। तो इम्पल्स इक्वल टू क्या लिखते हो, फोर्स इंटू टाइम, और फोर्स इंटू टाइम जो होता है वो होता है चेंज इन मोमेंटम के बराबर। ये डिफिनीशन है भाई, इसका मतलब इम्पल्स का डायमेंशन होगा मोमेंटम के बराबर। कौन सा ऑप्शन, सीधा मार दो। अगर ये स्ट्राइक, ये फॉर्मूला याद नहीं है, तो आप सबका चेक करो, इसका चेक करो, इसका चेक करो, इसका चेक करो, इसका चेक करो, फिर इम्पल्स का लिखो, तो देखो इस चारों में किसका डायमेंशन इम्पल्स से मैच करता है। तो आपको सब फॉर्मूला तो याद होगा, इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम के बराबर, सीधा आंसर।
मतलब जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका भी होगा, है कि नहीं? सिंपल सा चीज है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। Which of the following dimension will be the same as that of time? क्या होगा भाई? हमने टाइम कांस्टेंट पढ़ा होगा, और कैपेसिटर में भी और इंडक्टेंस में भी एल बाई आर टाइम कांस्टेंट होता है। एल बाई आर क्या होता है? टाइम कांस्टेंट होता है। ए बिल्कुल सही, शालिनी कुमारी बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन एल बाई आर टाइम कांस्टेंट है ये। तो इसका जो डायमेंशन टाइम का होगा, जो यूनिट टाइम का होगा, वही यूनिट एल बाई आर का भी होगा। आपको जो भी पूछना है चैट के थ्रू पूछे, किसी भी स्टूडेंट को, और जो भी आंसर देना है चैट के थ्रू है। तो एल वाई जो एल वाई आर होता है वो टाइम कांस्टेंट होता है, तो एल वाई आर का डायमेंशन टाइम कांस्टेंट के बराबर। तो कौन सा ऑप्शन ए? अब कोई बच्चा बोलेगा सर हमको नहीं पता है तो कि टाइम कांस्टेंट के बराबर है, तो आप फंडामेंटल पे जाएं। ये मान ले मेथड 1, तो चले जाए मेथड 2 पे, फंडामेंटल पे। पहले लिखे एल का डायमेंशन, फिर लिखे आर का डायमेंशन, फिर दोनों का रेशियो ले, तो आंसर आ जाएगा। तो चेक कर लेते हैं कैसे होगा। तो एल कौन से वाले फॉर्मूले में आता है? याद करो, कोई करंट सोलेनॉइड में फ्लो करता है तो उसमें कितना एनर्जी स्टोर होता है इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में, तो लिखते हो हाफ एल आई स्क्वायर। ये हो गया एनर्जी एम एल टी माइनस टू। ये डायमेंशन लेस है, इससे कोई मतलब नहीं है, हमें बस डायमेंशन डायमेंशन खेलना है। ये हो गया एल और ये हो गया एम्पियर का स्क्वायर। तो लिख दोगे एल इक्वल टू एम, सॉरी यहाँ पे एल स्क्वायर, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू एम्पियर टू पावर माइनस। और से निकालेंगे रेजिस्टेंस का। पता है रेजिस्टेंस कौन से फॉर्मूला में आता है? तो रेजिस्टेंस आता है V इक्वल टू आई आर। ये होता है क्या? एनर्जी बाई चार्ज। एनर्जी है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, चार्ज है एम्पियर इंटू टाइम, क्योंकि चार्ज तो फंडामेंटल नहीं है, करंट को फंडामेंटल माना गया है। ये क्या हो गया? एम्पियर। ये लिखोगे इंटू आर। बताओ क्या आ गया? आर इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस, ऊपर गया -3 इंटू एम्पियर टू पावर माइनस, एम एल स्क्वायर, सॉरी। दोनों का रेशियो लो एल बाई आर का। जैसे ही आप एल बाई आर का रेशियो लोगे तो क्या आएगा? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू एम्पियर टू द पावर माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -3 एम्पियर टू द पावर माइनस। इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसल, ये क्या हो गया? -2 + 3 तो हो गया टी। तो ऐसा नहीं कि आपको याद नहीं है तो आप नहीं कर सकते हो, तो समय लगेगा। वो ठीक हो, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हो गया। इसमें हमको 1 मिनट टाइम लग जाएगा। 1 मिनट से 1 से 1.5 मिनट ज्यादा तो नहीं लगेगा, है कि नहीं? तो कर सकते थे। मेथड 2 हो गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। द डायमेंशन ऑफ आरसी इज, आरसी का डायमेंशन क्या होगा? तो आपने कैपेसिटर में पढ़ा होगा, आरसी का मतलब एलआर सर्किट में एल बाई आर टाइम कांस्टेंट है, और आरसी सर्किट में आर बाई सी क्या है? टाइम कांस्टेंट है। तो आरसी का डायमेंशन क्या है? टाइम कांस्टेंट के बराबर। कौन सा आंसर? आंसर सी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर इससे नहीं हो पाता है तो आर का अलग से लिखो, सी का अलग से लिखो, मल्टीप्लाई करो, आंसर वही आएगा। आर का डायमेंशन निकालने के लिए आई इंटू आर कर लेना, और सी का डायमेंशन निकालने क्यू इक्वल टू सी इंटू वी कर लेना, टाइम खत्म हो जाएगा। और यहाँ सीधा एक लाइन में आ जाएगा। देखो ध्यान से, यहाँ से देखो लिखोगे v इक्वल टू क्यू बाई सी। ये देख लो मेथड सेकेंड, मेथड फर्स्ट में याद है v इक्वल टू क्यू बाई सी, अब v इक्वल टू आई आर। ठीक है, मानते हैं ये दोनों बराबर नहीं है, लेकिन डायमेंशनली दोनों बराबर है।
मानते हैं ये अलग फॉर्मूला, ये अलग फॉर्मूला, ये दोनों बराबर से न्यूमेरिकली नहीं हो सकते हैं, लेकिन डायमेंशनली तो हो सकते हैं, इन द टर्म्स ऑफ यूनिट तो हो सकते हैं, जो यूनिट इसका वही यूनिट इसका। you can write I R equal to Q by C, तो आर सी इक्वल टू क्यू आई आई, है कि नहीं? अब बताओ ये क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? Q इक्वल टू आई इंटू टी बाई आई, इससे ये कैंसल, टाइम के बराबर। ये न्यूमेरिकली बराबर नहीं है, ये न्यूमेरिकली बराबर नहीं है, लेकिन डायमेंशनली यूनिट वाइज में तो बराबर है। हमने उस कॉन्सेप्ट का यूज किया, कितना जल्दी हो गया। और ये भी जस्ट स्ट्राइक किया, अगर स्ट्राइक नहीं करता तो पहले आर निकालते, फिर सी निकालते, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करते। ये मेथड सेकेंड है कि नहीं? ये मेथड सेकेंड, हमारा ये मेथड फर्स्ट, सीधा याद है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग है द डायमेंशन ऑफ प्रेशर? ये तो सिंपल क्वेश्चन है यार। प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा? तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। इसमें अब क्या बता दें, एम एल टी माइनस टू अपॉन एल का स्क्वायर, तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू। देखो कौन सा आंसर है, कुछ आंसर आया क्या? हाँ, आंसर बी आ भी रहा है। चले क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। 29 तो हो गया है, क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, पढ़े आप लोग। Which of the following quantities, which one has dimension different from the remaining three? मतलब इसमें क्या है, तीन ऑप्शन का डायमेंशन सेम है और एक ऑप्शन का उससे अलग है। अब चेक करना है एनर्जी पर यूनिट एरिया, तो एम एल टी माइनस एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एरिया का मतलब हो गया एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एल का क्यूब, तो क्या हो गया एम एल माइनस वन टी माइनस टू। फोर्स पर यूनिट एरिया, तो एनर्जी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना यार, सॉरी, एनर्जी जो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और नीचे क्या हो गया, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और नीचे आ गया वी, डिस्प्लेसमेंट बाई वी इन द टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन क्या होगा, एरिया। अरे भाई ये लेंथ है, ये लेंथ का क्यूब है, तो नीचे लेंथ का स्क्वायर आया ना, तो फोर्स बाई एरिया। तो चेक करो एम एल टी स्क्वायर एल स्क्वायर, तो क्या आ गया एम एल टू पावर माइनस वन टी टू पावर माइनस, दोनों का सेम है। प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज, तो प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज ये है एनर्जी। अब पूछा है पर यूनिट वॉल्यूम, जो वोल्टेज और चार्ज का जो प्रोडक्ट है उसका डायमेंशन एनर्जी के बराबर है। अब पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये तो सर आप यही बोल रहे हो, मतलब इस तीनों का सेम है, मतलब इसका सेम नहीं, ये अलग है। इसका क्या है भाई, इसका होता है आई इंटू ओमेगा फॉर्मूला, ये हो गया एम एल स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हो गया रेडियन पर सेकेंड, तो टी टू दी पावर माइनस वन। क्या मैच किया? तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, कैलकुलेट करें क्या आता है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, हमें इसका निकालना है, तो पहले इसका तो पता करो।
इसका पता होगा तभी तो इसका निकाल पाओगे। अब मैग्नेटिक फील्ड का याद नहीं होता सर, हमको याद है टेस्ला, टेस्ला याद है, टेस्ला को फंडामेंटल में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो जो हम इक्वेशन लिखे उस इक्वेशन में दो अननोन, जो हम इक्वेशन लिखे उस इक्वेशन में दो अननोन है कि नहीं। तो पहले इसका निकाल लेंगे, इसका निकाल ले तो इसका आ गया। तो याद करो फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर आई एल क्रॉस बी, तो आई एल भी लिख लो डायमेंशन के लिए। बताओ अब क्या लिखोगे यहाँ पे, बी इक्वल टू एफ अपॉन आई एल, यहाँ लिख दिया एफ अपॉन आई एल इंटू एरिया। अब क्या दिक्कत, नहीं कर लेगा क्या, ये क्या हो गया एम एल टी माइनस टू, ये हो गया एम्पियर, ये हो गया लेंथ, ये हो गया लेंथ का स्क्वायर, आ गया। कितना सिंपल, हमेशा कौन से फॉर्मूला में इन्वॉल्व हो रहा है, समझ में आया। अच्छा कोई बोलेगा सर हम लिखा देंगे फाई इक्वल टू एल इंटू आई, से भी आ जाएगा। यहाँ तुमको एल का निकालना पड़ेगा, ये तो पता नहीं इसका हेनरी है, तो फंडामेंटल के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो लिखो एनर्जी इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, यहाँ से एल का आ गया, पुट कर दे तब भी आंसर आएगा। इसका पता है, इसका पता है, एल का आ गया। तो जो दिमाग में स्ट्राइक कर जाए, ये आपका मेथड सेकंड हो गया। उस टाइम आपके दिमाग में कुछ भी क्लिक कर सकता है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमेबिलिटी ऑफ द स्पेस म्यू नॉट। इसका ही बहुत तरीका है, देखो कहाँ कौन कौन से फॉर्मूला में आता है। तो मेथड फर्स्ट पढ़ा होगा, मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन ट्वाइस आर, मैग्नेटिक फील्ड में फॉर्मूला पढ़ा होगा सेंटर पे, है कि नहीं। अब मैग्नेटिक फील्ड का निकाल ले, ये तो रेडियस है, ये तो करंट है, तो आ गया म्यू नॉट का। मैग्नेटिक फील्ड का कैसे निकालेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का निकालेगा किससे, एफ इक्वल टू आई एल बी। तो मैग्नेटिक फील्ड का यहां से निकाल लेगा बी इक्वल टू एफ अपॉन आई एल, तो काम हो गया ना जी, खत्म। मेथड सेकेंड पे आ जा, एक ही टाइप के सवाल हैं तो पूरा बता, हम सॉल्यूशन तक नहीं जा रहे हैं, बस आपको अप्रोच दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा खूब सारा सवाल कर चुके हैं। और देख पढ़ा होगा तू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्लास 12 की, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो लिखेगा सी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1 अपॉन, नहीं हमसे पूछा है म्यू नॉट ना, तो म्यू नॉट इक्वल टू 1 बाई सी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब इसका निकाल ले, ये पता है कहाँ पे है, एफ इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो सीधा यहाँ से 1 बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, कैसे आ गया भाई, फोर्स इंटू आर स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो डायमेंशनलेस है, ये एम एल टी माइनस टू, ये लेंथ का स्क्वायर, ये क्या है चार्ज, इसको चेंज करो करंट में आई स्क्वायर टी स्क्वायर, आ गया 1 बाई एप्सिलॉन नॉट का। ये एल टी माइनस 1 टू पावर 2 हो गया आंसर। तो जो आप उस टाइम जो स्ट्राइक करते हैं आप, ऐसा नहीं कि म्यू नॉट का पूछा है परमिएबिलिटी का तो एक ही फॉर्मूला में आता है, वो बहुत सारे फॉर्मूला में आता है, तो जो फॉर्मूला स्ट्राइक कर जाए, है कि नहीं, बहुत बढ़िया। तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 तो हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 33 पे। थर्टी थ्री पढ़े, according to Newton, the viscous force acting between liquid layers of area A and velocity gradient delta V by delta Z is given by, अरे भाई फॉर्मूला दे दिया इस बार, माइनस एन ए डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड। तो पूछा बताओ एन इज अ कांस्टेंट कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये आपने पढ़ा होगा
प्रॉपर्टीज और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड क्लास 11 में। तो भाई यहाँ पता, इसका पता है, इसका पता है, इसका पता है, इसका पता है, पता क्या होगा, इसका हो जाएगा MLT-2। एन को देखना है भाई, ये हो गया लेंथ का स्क्वायर, ये हो गया LT-1, ये क्या हो गया L। खत्म, निकाल ले भाई, खत्म हो गया ये, है कि नहीं, सिंपली एकदम। इस बार तो फॉर्मूला ही दे दिया, इस फॉर्मूला में इसका पता है, इसका पता है, इसका पता है, इसका पता है, तो आना गया इसका, समझ में आया, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस जस्ट बताए थे भाई, लीक एनर्जी इक्वल टू ½ L I²। ये हो गया ML²T-2 फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्कडन के बराबर होता है यूनिट एनर्जी का भी, सबका जूल जूल। ये तो डायमेंशन लेस है, इक्वल टू LA² आ गया भाई, L का ML²T-2 एम्पियर टू द पावर -2, देख ले ऑप्शन सी। ये सब क्वेश्चन 4 से 5 सेकंड में हो जा रहा है, तो यहाँ से तुम टाइम बचा भी सकते हो, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क, ये तो बताने लायक क्वेश्चन नहीं है। टॉर्क का मतलब होता है R×F। भाई ये क्या है, मीटर, ये क्या है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सिंपली एनर्जी के बराबर इन टर्म्स ऑफ यूनिट, इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन ML²T-2, चेक कर ले भाई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। If C and R denote capacitance and resistance, the dimensional formula of CR, अभी जस्ट बताएं, ये टाइम कांस्टेंट है, नहीं तो R का अलग निकालो, C का अलग निकालो, तो कौन सा आंसर हमारा हो गया, ए। हाँ बिल्कुल सही, कौन सा आंसर हो गया, हमारा आंसर हो गया ए, M0L0T। M⁴ का मतलब क्या है, मतलब M का इस फिजिकल क्वांटिटी में मास नहीं है, L⁴ का मतलब क्या है, इस फिजिकल क्वांटिटी में लेंथ नहीं आएगा, है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 चलते हैं 37 पे। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम यही बताएं, L=I×ω, या R×P भी कर सकता है, वहां से भी आंसर आएगा। ये हो गया क्या, mr², मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। तो मास L² रेडियन पर सेकेंड, तो रेडियन तो डायमेंशनलेस होता है, पर सेकेंड तो T⁻⁻1, क्या हो गया भाई, डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए आप लोग। अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशन ऑफ लेंथ, एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन लेंथ के बराबर, कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ, कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ C, G एंड दिस, मतलब जिसका डायमेंशन, जो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लेंथ के बराबर है, वो C, G और इससे बना हुआ है, मतलब इस तीनों पे डिपेंड करता है, जहाँ पे C क्या है, वेलोसिटी, G है यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, और ये है चार्ज। तो बताएं
एल का फॉर्मूला इसके टर्म में क्या होगा? कैसे करें सर? ये पूछा है नीट 2017 में। इस टाइप के भी सवाल आते हैं और थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें आपको 1 मिनट से थोड़ा ऊपर टाइम लग जाएगा। तो पहले मेथड फर्स्ट आ जाए, जो फंडामेंटल मेथड है। कोई बोल देगा एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, जो इन बातों पे डिपेंड कर रही है। सपोज दैट बोल देगा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम किस पे डिपेंड कर सकता है? सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है वो किस पे डिपेंड कर सकता है? वो डिपेंड कर सकता है जो बॉब यहाँ लगा हुआ उसके मास पे, जो रस्सी का लेंथ होगा उस पे, और ये काम ग्रेविटी में हो रहा है तो जी पे डिपेंड कर सकता है। तो बोलेंगे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन क्या भाई? लेंथ, मास एंड क्या? ग्रेविटी। तो वी कैन राइट T is directly proportional to L to power x, M to power y, और G to power z। कुछ इस टाइप का, इस पे डिपेंड कर रहा है, कुछ ऐसा फॉर्मूला बनेगा। तो T इक्वल टू क्या हो गया? सम डायमेंशन लेस कांस्टेंट L to the power x, M to the power y, और G to the power z। अब क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के डायमेंशन को कंपेयर कर लेंगे, तो हमारा एक्स वाई जेड चला आएगा। एक्स वाई जेड चला आएगा तो हमारा टी का फॉर्मूला आ गया। और देखना एक्स जो आएगा वो हाफ आएगा, और जी जो है एक्स जो आएगा वो हाफ आएगा, वाई आएगा, वाई जो आएगा वो 0 आएगा, और जेड जो आएगा वो माइनस हाफ आएगा। तो फॉर्मूला आएगा के अंडर रूट एल बाई जी। और इस वाले मेथड से हम ये जो कांस्टेंट 2 पाई आता है वो नहीं निकाल पाते। ये इसकी क्या है? लिमिटेशन है डायमेंशन। और क्या लिमिटेशन है? किसी जो कोई फॉर्मूला एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, तो इस टाइप का ये फॉर्मूला निकाल नहीं सकते। अगर डिपेंडेंसी प्रोडक्ट के टर्म में है तो उसी टाइप का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। एक फिजिकल क्वांटिटी इस सिस्टम पे डिपेंड कर रहा है, तो अगर वो डिपेंडेंसी प्रोडक्ट के टर्म में है तब निकाल सकते हैं। और अगर वो डिपेंडेंसी प्लस के टर्म में है, माइनस के टर्म में है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, लॉगरिथमिक फंक्शन आ गया, ज्योमेट्रिक फंक्शन आ गया, वो सब कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, है कि नहीं? ये डायमेंशन का लिमिटेशन है, उस पर सवाल भी नहीं आएंगे। लेकिन इस टाइप का डिपेंडेंसी है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है कि नहीं? तो हम पार्टिकुलर सवाल पे आते हैं, इसको आप देख ले। इस पे आते हैं पार्टिकुलर सवाल पे आते हैं। तो पार्टिकुलर सवाल क्या बोल रहा है? ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, इस टाइप के सवाल आएंगे तो हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। तो मेथड फर्स्ट, फंडामेंटल मेथड। फंडामेंटल मेथड भाई लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c to the power x, g to the power y and e square upon 4 pi epsilon naught to the power z। डायमेंशनली ए और ई और बराबर होगा। अगर इस प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट आएगा, उसको छोड़े। हमको बस डायमेंशनली दोनों बराबर कर सकते हैं। ये दोनों जो यूनिट इसका वही यूनिट इसका, है कि नहीं? अब देखे सी का यूनिट क्या होता है? तो सी का होता है यूनिट, ये वेलोसिटी है तो एल टी माइनस 1। जी का चेक करना पड़ेगा, तो जी आता है कौन से फॉर्मूला में? एफ इक्वल टू क्या आ गया? जी m1 m2 तो m स्क्वायर। हम बस डायमेंशन चेक कर रहे हैं, आर स्क्वायर। तो जी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। ये हो गया एम एल टी माइनस 2 लेंथ का स्क्वायर अपॉन एम का स्क्वायर।
तो कितना आ गया अपना m टू पावर -1 L क्यूब t टू द पावर -। अब हम निकाल लेंगे e स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ पे आता है इस फॉर्मूला में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाई r स्क्वायर। तो e भी चार्ज ही दिया हुआ है, तो लिख लो यहाँ पे e स्क्वायर बाई r स्क्वायर। यहाँ सीधा ये आ जाएगा, यहाँ से क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर अपन, ये आ गया f इंटू r स्क्वायर, मतलब m l t माइनस 2 इंटू लेंथ का स्क्वायर। तो आ गया m l क्यूब t टू द पावर -2, है कि नहीं, सिंपल। अब क्या करें सर, तो भाई दोनों तरफ कंपेयर करो। इधर क्या है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या करो डायमेंशनली बराबर करो, डायमेंशनली भाई डायमेंशनली बराबर करो। तो m टू पावर 0 l टू द पावर 1 t टू द पावर 0, बस लेंथ का यूनिट है। इसका मतलब मास और टाइम में कोई यूनिट नहीं है। इधर क्या लिखोगे यहाँ पे l t टू द पावर -1 इंटू एक्स, यहाँ पे g का क्या आ गया, g का आ गया m-1 l क्यूब t टू द पावर -2 पावर y। ये क्या आ गया देखो यहाँ पे m l क्यूब t टू द पावर -2 इंटू जेड, ये कर लिया। उसके बाद मास को देखे तो m यहाँ पे है और m यहाँ पे है, तो यहाँ क्या हो गया m-y और प्लस जेड, -y इंटू m इंटू जेड। तो a टू पावर m और a टू पावर n, तो a m प्लस n, है कि नहीं। हाँ ये m का हो गया। अब l का चेक करें, l आ गया x, यहाँ से x, यहाँ से क्या आ गया +3y, यहाँ से आ गया +3z। अब टाइम का चेक करें, तो टाइम का आ गया यहाँ से -x, यहाँ से -2y और यहाँ से -2z, और यहाँ क्या आ गया m0 l1 t0। अब तीनों दोनों साइड क्या करें कंपेयर करें, m को m के साथ, l को l के साथ और टाइम को टाइम के साथ। तो लिखोगे भाई यहाँ पे -y प्लस जेड इक्वल टू 0। और क्या लिख सकते हो यहाँ देखो ध्यान से कि x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 1। और क्या लिख सकते हो यहाँ पे -x माइनस 2y माइनस ट्वाइस जेड इक्वल टू क्या हो गया 0। हमने इसको इससे कर लिया, इसको इससे कर लिया और इसको इससे कर लिया, और दोनों तरफ दोनों डायमेंशनली बराबर है। तो जो जो ये होगा वही ये होगा, जो ये होगा वही ये होगा, और जो ये होगा वही ये भी होगा, है कि नहीं। आप देखो यहाँ से बोल सकते हो सिंपली 3 इक्वेशन 3 अननोन, ऐसे ही सॉल्व 3 इक्वेशन 3 अननोन, सीधा बच्चा देखा सॉल्व कर लेंगे सर 3 इक्वेशन 3 अननोन। तो क्या लिखोगे यहाँ पे y इक्वल टू जेड। तो y इक्वल टू अगर z लिख सकते हैं तो बताओ यहाँ पे क्या आ गया, तो इसमें पुट कर लो y इक्वल टू जेड लिखे, तो यहाँ पे हो गया x प्लस 3y, यहाँ हो गया, यहीं पे देख लो ध्यान से, यहाँ y पुट कर लो, यहाँ हो गया +3y इक्वल टू 1। तो x प्लस 6y इक्वल टू 1। अब z इक्वल टू यहाँ ही पुट कर लो, z इक्वल टू y हो गया -x -2y -2y, क्या किए हम z इक्वल टू y पुट कर लिए इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया x प्लस 4y इक्वल टू 0। अब हम इसको इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को देखेंगे भाई, दोनों को देखो तो यहाँ पे यहाँ लिखो x प्लस 4y इक्वल टू 0, दोनों को माइनस कर लो तो क्या आ गया, ये तो 0 हो गया, ये हो गया 2y, ये हो गया 1। बताओ y क्या आ गया, y आ गया हाफ, y हाफ आ गया। तो बताओ y हाफ तो z भी हाफ,
और सोचो y हाफ तो x इक्वल टू -4y, तो x हो गया क्या, x इक्वल टू -4y मतलब x हो गया -2, सीधा खत्म। तो सोचे जो फॉर्मूला आपका आएगा ये आएगा c टू द पावर -2 g टू द पावर y कितना आ गया हाफ और e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू पावर हाफ, इसका मतलब आ गया 1/c स्क्वायर और g e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू द पावर हाफ। देखो इस दोनों को 1/c स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है 1/c स्क्वायर, या तो ये मतलब ऑप्शन डी। ये फंडामेंटल तरीका है भाई, और इस टाइप के सवाल मिलेंगे, पूछे गए हैं तो टाइम लगता है, तो टाइम देना पड़ेगा। सर 1 मिनट का टाइम रहता है सर नीट में, ऐसे करेंगे? ठीक है हमको आता है कि इतना टाइम देना जरूरी है, तो ऐसे सवाल को आप एक बार लास्ट के लिए छोड़ दो। ठीक है आपको आ रहा है, समय भी है, इच्छा है, अब अगर आपका बहुत रफ्तार है, बहुत जल्दी बना सकते हो 2 मिनट के अंदर बना लो, लेकिन आपको लगेगा आपको 3 मिनट लग गया, 4 मिनट लग गया, 5 मिनट लग गया, तो लास्ट के लिए छोड़ो, उस टाइम बनाना। क्योंकि इसके चक्कर में अगर आपको 5 आया हुआ सवाल छूट जाएगा तो 20 नंबर तो खत्म हो गया ना जी, इस 4 नंबर के चक्कर में, है कि नहीं? तो कभी देखना, कभी लंबा सवाल तुमको मिले ना, एक बार ऑप्शन वाइज भी चेक कर लो। कभी आपको लंबा सवाल मिले ना तो ऑप्शन वाइज भी चेक कर लो। सर कैसे ऑप्शन वाइज चेक कर ले? तो हम आते हैं मेथड सेकंड पे। ऑप्शन वाइज कैसे चेक करें सर? कभी भी लगे कि लंबा सवाल है तो कभी कभी हम हमेशा मेरा आदत रहा है कि बहुत लंबा है तो एक बार ऑप्शन से भी चेक कर ले भाई, क्या है नहीं है, हाँ है। तो देखो ध्यान से कि भाई लेंथ के बराबर करना है, और लेंथ के बराबर करना है, अगर लेंथ के बराबर करना है, कौन लेंथ के बराबर? तो जिसमें जी, ये जी आया था, ये क्या आया था ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आया था एम इंटू आर स्क्वायर, एम इंटू ये आ गया था एम एल क्यूब टी टू पावर -2, ये आया था। तो सोचो अगर एफ जी और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जी और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो एम गायब होगा, क्योंकि लेंथ के टर्म में लाना, तो हमेशा जी और ये स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं? क्योंकि जी है और ये वाला चीज है और सी है, सी स्क्वायर सी है, सी में तो सर मास आता ही नहीं, यही दोनों में मास है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई किसमें है? इसमें है, इसमें, इसमें नहीं है, ये तो ऐसे ही गायब हो गया, बस यही तीनों में। तो दोनों को जैसे मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों को जैसे मल्टीप्लाई कर दिए, तो मल्टीप्लाई करते हैं क्या आ गया आपका, आ गया दोनों को मल्टीप्लाई को, तो ये गायब हो गया, तो आपका आ गया l टू पावर 6 और t टू दी पावर -4। अब सोचो ये तो होगा ही नहीं, l टू पावर 6 कैसे हो जाएगा भाई? तो ये भाई हाफ वाला टर्म आना चाहिए, तो या तो ये या तो ये, या तो ये या तो ये, तो जैसे ही हाफ वाला टर्म किए वो तो क्या आ गया l टू पावर 3 t टू दी पावर -2। अब सोचो यहाँ पे सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एल स्क्वायर टी -2, ये भी नहीं आएगा मल्टीप्लाई, तो एक बार ये करते डिवाइड वाला चेक, तो एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, तो इससे ये कैंसल, एल स्क्वायर सॉरी एल, ये हो गया एल, एल क्यूब एल स्क्वायर। तो देख बताओ जो तू ऑप्शन से चेक किया उसमें तेरे को मैक्सिमम कितने टाइम में लग गया, मैक्स टू मैक्स 1 से 1.5 मिनट। एक भाई ये एफ और जी, एक बार जी और इसका डायमेंशन लिख लिया, ये लिखने में हमको मैक्स टू मैक्स 30 सेकंड लगेगा, और बाकी और काम करने में हमको 30-35 सेकंड और लगेगा, मान ले 1.5 मिनट, तो 3 मिनट के जगह, 4 मिनट के जगह, 5 मिनट के जगह तेरा काम 1 से 1.5 मिनट में होगा। तो कभी कभी आपको लंबा सवाल दिखे तो आप ऑप्शन मेथड से बिल्कुल जाएं, है कि नहीं? चलो ये आपका मेथड क्या था, सेकंड।
हम लोग और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। हाँ, देखिए इसको एकदम पिछले जैसा जैसा पिछला सवाल है वैसा ही सवाल ये भी है। कभी कभी क्या करेगा, इस सवाल का कॉन्सेप्ट क्या है कि बोल देगा कि हम एक डिफरेंट सेट ऑफ सिस्टम माने, मान लो रामलाल टाइप ऑफ सिस्टम, श्यामलाल टाइप ऑफ सिस्टम, कुछ रामलाल नाम है, शोले मूवी मेरे को बहुत पसंद है तो रामलाल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मान लो एक रामलाल टाइप का सिस्टम मान लीजिए, मतलब एक न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट मान लीजिए, और उसमें हम ये बोल दिए भाई कि हम एच को और सी को और जी को हम मानेंगे फंडामेंटल यूनिट। मेरा मान सवाल बना सकते हैं। तो अगर इसको हम फंडामेंटल मान लिए तो बताओ एल का डायमेंशन क्या हो। तो अब फंडामेंटल इसको मान लिए हैं तो इस पे पावर क्या आएगा, तो एल जो डिपेंड कर रहा है वो डिपेंड कर रहा है एच टू पावर एक्स, सी टू पावर वाई और जी टू पावर जेड। अब बताए एम जीरो एल वन टी जीरो डायमेंशनली बराबर का है, दोनों डायमेंशनली बराबर होगा, ये जूल इंटू सेकेंड होगा, तो जूल इंटू सेकेंड का मतलब क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी टू पावर माइनस वन टू पावर एक्स सी एल टी माइनस वन टू पावर वाई। जी क्या बोल दिया, तो जी अभी जस्ट लिखे थे, जी इक्वल टू हो गया एफ आर स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, तो एम एल स्क्वायर एम एल टी माइनस टू अपॉन लेंथ का स्क्वायर, और ये हो गया मास, मीटर नहीं है केजी है ये, एम का स्क्वायर, ये हो गया एम टू पावर माइनस वन एल टू पावर थ्री और टी टू द पावर माइनस। तो यहाँ लिख दिया भाई एम टू पावर माइनस वन एल टू पावर क्यू टी टू पावर माइनस टू इंटू वाई। अभी जस्ट ऐसा ही सवाल किए थे, निकाल ले एक्स वाई जेड, वो फिर यहाँ पुट कर देना, खत्म। तो इस टाइप के सवाल खूब पूछे जाते हैं। पिछले बार पूछने का तरीका अलग था कि इस सिस्टम पे डिपेंड कर रहा है, एल जो है इस सिस्टम पे डिपेंड कर रहा है, वो प्रोडक्ट के फॉर्म में, प्लस के फॉर्म में होगा तो निकाल नहीं पाएगा डायमेंशन, सो डायमेंशन का लिमिटेशन है, लेकिन प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा तो निकाल पाएगा। तुम ट्राई कर लेना, टी टी इक्वल टू पाई अंडर रूट एल बाई जी, टू पाई तो कैलकुलेट नहीं कर पाएगा लेकिन अंडर रूट एल बाई जी तू निकाल लेगा। क्या लिखेगा तू लिखेगा टी इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम टू पावर एक्स जी टू पावर वाई और एल टू पावर जेड। यहाँ से आएगा मैच करेगा तो देखना, जी आएगा माइनस हाफ एल आएगा, हाफ एम आएगा, जी एक्स आएगा जीरो। अगर तुझे मालूम चल जाए कि हाँ टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर सकता है, तो कोई फिजिकल क्वांटिटी किस पे डिपेंड करेगा, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है, हमें पता था सिंपल पेंडुलम में लेंथ इन्वॉल्व हो रहा है, मास इन्वॉल्व हो रहा है, जी इन्वॉल्व हो रहा है, तो अपने को आइडिया लगता है। तो डायमेंशन के हेल्प से हम फार्मूला डेवलप कर सकते हैं, डायमेंशन के हेल्प से हम फार्मूला डेवलप कर सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन जो फार्मूला प्लस में होगा, जो माइनस में होगा, जो एक्सपोनेंशियल में होगा, जो लॉगरिथमिक में होगा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक में होगा, वो कैलकुलेट नहीं कर सकता है। जो इसके पीछे डायमेंशनलेस कांस्टेंट आता है वो कैलकुलेट नहीं कर सकता है कि नहीं। हाँ, अब इसको एक अलग इसी कॉन्सेप्ट पे एक सवाल और बनाता है जो सवाल नंबर 39 है। 39 क्या है कि आपने फंडामेंटल यूनिट, आपने क्या एक नया सिस्टम मान लिया है, इसमें कोई और फंडामेंटल यूनिट मान लिया है, ये और ये और ये, बोला कि बताओ अगर फंडामेंटल यूनिट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ये मान लिए हैं तो बताओ एल का डायमेंशन क्या है, बताओ इस पे क्या पावर है, बताओ इस पे क्या पावर है, इस पे क्या पावर है, वही तो डायमेंशन है, जिसको ऐसे लिखे और कर लिए। क्लियर है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है,
इफ डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी पढ़ा होगा, क्रिटिकल वेलोसिटी vc of a liquid flowing through a tube are expressed in this अच्छा, and n rho and r दिया हुआ है, coefficient of viscosity एक, density एक, radius है, then the values of x y z। भाई क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब ये vc जो है वो किस पे डिपेंड करे, nx रो बाई r टू पावर z, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या डिप इक्वल टू, पता ये क्या होगा, lt माइनस 1। ये कहां से निकालेंगे, फोर्स इक्वल टू एन ए डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई, यहाँ से n का आ गया, डेंसिटी का पता है, r का पता है, पिछले वाला सवाल 2015 में पूछा है। मतलब इस टाइप के भी सवाल आते हैं, फ्रिक्वेंटली आजकल पूछे जा रहे हैं, तो काम बन गया है कि नहीं, इसलिए इसको बता नहीं रहे, और जस्ट अभी बताएं पूरा अच्छे तरीके से, ये ऑप्शन से भी कैसे चेक कर लेना है, इससे भी कैसे चेक कर लेना है, देख लो। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। अब देखो यहाँ पे, अभी जस्ट बताएं कि आपने एक नया नया सिस्टम मान लिया जिसमें फोर्स वेलोसिटी टाइम क्या है, फंडामेंटल है, तो बताओ मास का क्या डायमेंशन होगा। आपने जो सिस्टम माना है उसमें फोर्स वेलोसिटी और टाइम को फंडामेंटल मान लिया है, तो बताओ मास का क्या होगा, यूनिट मास का डायमेंशन क्या होगा। जगह एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ टू पावर एक्स वी टू पावर वाई और टी टू द पावर जेड। अब वही कहानी राम कहानी, इधर इधर का डायमेंशन चेक करो, एक्स वाई जेड निकाल लो, काम बन गया अपना। लेकिन इसको आप सीधा इससे भी चेक कर सकते हो, अगर इसमें टाइम लग रहा है तो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। मास के बराबर तो भाई इसका होता है देखो एम एल टी माइनस। अब मास के बराबर पूछा है, सुनो, तो जो लेंथ आएगा, जो वेलोसिटी में लेंथ आता है तो लेंथ आना चाहिए नीचे, मतलब वेलोसिटी मतलब फोर्स अगर है, यहाँ देखो एफ 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 मतलब वेलोसिटी टू पावर माइनस होना चाहिए, क्योंकि इसमें लेंथ फोर्स में लेंथ ऊपर आ रहा है, और वेलोसिटी का लिखता है, ये भी लिखता है एल टी माइनस 1, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेगा दिक्कत हो जाएगा, तो वेलोसिटी पे एफ है तो वी टू पावर माइनस 1, तभी ये एल गायब होगा, है कि नहीं। अब बच गया इसमें और इसमें, तो भाई देख ले, इसमें एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, यहाँ पे एल टू पावर माइनस 1 टी, उल्टा एल टी माइनस 1 का रेसिप्रोकल लिए हैं। तब सोचो इसमें तुमको क्या गायब करना है, ये करना है मास के बराबर, सॉरी यहाँ एल स्क्वायर नहीं होगा, इससे ये गायब। अब बता यहाँ टी टू पावर माइनस 2 इंटू टी, टी टू पावर माइनस 1, तो किससे मल्टीप्लाई करेगा, टी से मल्टीप्लाई करेगा, बिल्कुल सही। तो बताओ इस सवाल को ऑप्शन मेथड से करने में ज्यादा मजा आया है कि नहीं, तो कर सकते हैं, वो आपके सीधे कितना जो स्ट्राइक कर जाए आपको, और लग रहा है कि आपसे ऑप्शन मेथड से नहीं कर रहे हैं तो फंडामेंटल से जाए, थोड़ा समय लगेगा 2-2.5 मिनट, है कि नहीं। देखो अभी फ्रिक्वेंटली इस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं, लगातार 4-5 सवाल चला है कि नहीं। हम लोग और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, ये एक अलग टाइप का सवाल है। बोला ये गया है इस सवाल में कि द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट इज 4, डेंसिटी जो सीजीएस सिस्टम में है वो है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर की। कौन सा सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम है भाई, सीजीएस सिस्टम। इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट, एक हमने नया सिस्टम माना, मान लो ये रामलाल टाइप ऑफ सिस्टम है, ये सिस्टम मान लो क्या है, रामलाल टाइप ऑफ सिस्टम, एक नया सिस्टम माना, इन विच यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, जिसमें हम लेंथ का यूनिट मानेंगे भाई 10 सेंटीमीटर, मास का यूनिट मानेंगे भाई हम क्या, 100 ग्राम। तो बताओ द वैल्यू ऑफ डेंसिटी, तो इस एस आई इस सिस्टम में बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी।
इस सिस्टम ऑफ यूनिट में बताओ, अगर सीजीएस में 4 आया है तो एसआई में ये 4 किसके बराबर आएगा? तो ऐसा ही नहीं, जो रामलाल टाइप ऑफ सिस्टम है कि नहीं? कॉन्सेप्ट क्या है? सी आपका आया है, चेक कर लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। आप सोचो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। कॉन्सेप्ट कि सर अगर इसकी ये दूरी मान लेते हैं 1 मीटर है, तो 1 मीटर को हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर भी, और इसको लिख सकते हैं 1000 mm भी। अब सर आप 1 मीटर बोल लो या 100 सेंटीमीटर बोल लो या 1000 mm बोल लो, क्या ये दूरी चेंज कर जाएगी क्या? अगर ये दूरी, अगर रस्सी से इस एबी को माप लिया जाए, एक रस्सी के हेल्प से इस एबी को माप लिया जाए और ये इतना लेंथ है, तो किसी में बोल लो ये रस्सी का लेंथ तो इतना ही रहेगा ना। मतलब कोई भी यूनिट ले लो, ये मेजरमेंट तो ही रहेगा, है कि नहीं? तो सोचो इसको लिखेंगे N1U1 न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, इसको लिखेंगे N2U2 न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट इक्वल टू N3U3। ये तीनों बराबर है, तीनों बराबर। देखो जिसका यूनिट कम है, जिसका यूनिट छोटा है, सेंटीमीटर छोटा है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा आ गया। mm और छोटा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू और बड़ा है। तो कुल मिला के NU इक्वल टू कॉन्स्टेंट, NU इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये कॉन्सेप्ट है। यूनिट छोटा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होगा, क्योंकि हम पता है कि मेजरमेंट कैसे चेंज कर दोगे, जो दूरी इतना है तो उतना ही रहेगा ना, चाहे आप जो भी यूनिट ले लो भाई। तो क्या हो गया, वी कैन राइट N1U1 इक्वल टू N2U2। ये हमारा सीजीएस सिस्टम है, ये हमारा रामलाल टाइप ऑफ सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में ये है, डेंसिटी लिखा हुआ है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर की, तो ये हमारा एन है, ये हो गया 4 इंटू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। N2 निकालना है, U2 क्या होगा बता, माना है 100 ग्राम माना है यूनिट, क्या लिखोगे 100 ग्राम, और ये माना है 10 सेंटीमीटर, क्या लिखोगे 10 सेंटीमीटर का होल क्यूब, है कि नहीं? तो क्या गया यहाँ पे 4 इंटू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू N2 इंटू 100 ग्राम, सॉरी 100 ग्राम अपॉन 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इससे ये कैंसल, ये कैंसल, बिल्कुल सही, N2 इक्वल टू 40, आपका आंसर सही है। तो इस टाइप के सवाल होते हैं, इसको बोलते हैं ये है कन्वर्जन ऑफ यूनिट। ये क्या है? कन्वर्जन ऑफ यूनिट, है कि नहीं? चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब देखिए ध्यान से, अब देखो ये नए वेराइटीज के सवाल करें आप लोग। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय v इक्वल टू at प्लस b अपॉन t प्लस c, वेयर a b and c आर कांस्टेंट, द डायमेंशन ऑफ a b and c आर। 2006 में पूछा है नीट में। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है only physical quantity of same nature can be added, subtracted and compared। लॉजिकल सा बात है भाई। तो फोर्स को फोर्स के साथ ही जोड़ेगा, एनर्जी को एनर्जी के साथ ही जोड़ेगा। कभी देखा है कि फोर्स प्लस डिस्प्लेसमेंट, फोर्स प्लस एनर्जी, सेम नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को ही एडेड, सब्ट्रैक्टेड और कंपेयर कर सकते हैं, इसके बराबर, इससे छोटा, इससे बड़ा। हम फोर्स को एनर्जी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं,
क्लियर है? मतलब कहीं जोड़ घटाव कंपैरिजन देखना, मतलब सबका डायमेंशन क्या देखना, सेम देखना। आपका आंसर बी आया है, चेक कर लेते हैं। सेम नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड और कंपेयर्ड। लेकिन डिवीजन में कुछ भी हो सकता है। फोर्स बाय एरिया, प्रेशर होता है तो फोर्स का अलग और एरिया का अलग, या वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मल्टीप्लाई में कुछ भी हो सकता है, ये अलग हो सकता है। लेकिन प्लस माइनस और कंपैरिजन में सारे फिजिकल क्वांटिटी के नेचर सेम होंगे, मतलब डायमेंशन सेम होंगे, है कि नहीं? एक कॉन्सेप्ट को और समझो कि दो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सेम है, क्या इसका मतलब ये है क्या वो उसका नेचर सेम है? दो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सेम है, इसका मतलब क्या उसका नेचर सेम है? नहीं। टॉर्क और एनर्जी का डायमेंशन सेम है, क्या नेचर सेम है? क्या दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी हैं? क्या दोनों एनर्जी है क्या? नहीं। मतलब डायमेंशन सेम का मतलब ये मत समझना कि नेचर सेम, लेकिन उसका उल्टा, नेचर सेम है तो डायमेंशन सेम होगा, है कि नहीं? चल हम तो सवाल पे आते हैं। तो भाई यहाँ पे क्या है, v इक्वल टू ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी। अब जो यूनिट वेलोसिटी का होगा वही यूनिट इसका होगा, वही यूनिट इसका होगा। हमसे पूछा है किसका भाई, ए का। सबसे पहले तो ए क्या होगा, ये मीटर पर सेकेंड है तो ये भी मीटर पर सेकेंड होगा, ये मीटर पर सेकेंड इक्वल टू ए इंटू सेकेंड, तो ये क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब हो गया लेंथ टी माइनस 2, या तो बी या तो डी। अच्छा आप चेक कर लो भाई सिंपली, बी अपॉन, अब देख बी अपॉन टी प्लस सी, ओनली सेम नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, तो अगर ये टाइम है तो ये भी टाइम होगा, तो सी का डायमेंशन क्या होगा, टी टू द पावर 1। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपका देख के आंसर लग रहा है ये, बस अब सोच ये पूरा क्या होगा, ये पूरा होगा वेलोसिटी के बराबर, ये वेलोसिटी होगा पूरा। तो भाई ये बी अपॉन, ये तो टाइम है, बी अपॉन टाइम इक्वल टू क्या हो गया, वेलोसिटी। तो बी अपॉन टाइम, बी इक्वल टू क्या हो गया, टाइम इंटू एल टी माइनस 1, तो क्या हो गया, लेंथ। देखो लेंथ, तो ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, कौन सा आंसर, बी, है कि नहीं? तो ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 44, क्वेश्चन नंबर 44। P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू बी समथिंग दिया हुआ है। पूछा है वेयर P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, ये क्या है, एक बी अपॉन थीटा बाई वी है। अच्छा थीटा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। इफ ए एंड बी आर कांस्टेंट द डायमेंशन ऑफ ए विल बी, ए का डायमेंशन, तो भाई जो डायमेंशन P का होगा वही डायमेंशन ए बाई वी का स्क्वायर का होगा, वही डायमेंशन क्या होगा, ए बाई वी स्क्वायर का होगा। ओनली फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम नेचर कैन बी एडेड। भाई ये तो प्रेशर है सर, P आपने क्या बोला, प्रेशर है, तो प्रेशर क्या होगा, फोर्स बाय एरिया, तो एम एल टी माइनस 2 अपॉन एल स्क्वायर, और ये V क्या है, वॉल्यूम है, तो ये हो गया एल टू पावर 6 एल क्यूब का स्क्वायर। बताओ ए क्या हो गया, एम एल टी माइनस 2, ये क्या होगा, इससे देखो ये इससे कैंसिल हुआ, एल टू द पावर 4। बताओ क्या लिखे आप, सिंपली ए इक्वल टू एम एल टी माइनस 2 एल टू द पावर 4, तो एम एल टू द पावर 5 टी माइनस 2 सी। क्लियर है? किस कॉन्सेप्ट का यूज किए, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम नेचर कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड और कंपेयर्ड, कॉन्सेप्ट ये है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45।
विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट? कौन सा डायमेंशनलेस कांस्टेंट है भाई, बता इसमें? रिलेटिव डेंसिटी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पॉइजन रेशियो। सो डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट भाई हमको तो बस ये दिख रहा है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कांस्टेंट भी जो है, बहुत सारे कांस्टेंट होते हैं, वो डायमेंशनल भी हो सकते हैं और डायमेंशन लेस भी हो सकते हैं। डायमेंशनल करने का मतलब उसके पास यूनिट होगा, और डायमेंशन लेस करने का मतलब उसके पास यूनिट नहीं होगा। बस सप्लीमेंट्री को छोड़ो, सप्लीमेंट्री को यूनिट बोलते हैं लेकिन वो डायमेंशन लेस है। देख रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? मास ऑफ रिलेटिव डेंसिटी मतलब क्या? डेंसिटी ऑफ अ सबस्टेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ऊपर भी डेंसिटी, नीचे भी डेंसिटी, डायमेंशनलेस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। पॉइजन रेशियो, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। पढ़ा होगा भाई इलास्टिसिटी में, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। कौन सा स्ट्रेन? लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ऊपर भी स्ट्रेन, नीचे भी स्ट्रेन, यूनिटलेस। तो कौन सा भाई ये हो गया? सिर्फ बी, है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। देख लो इसको क्या आता है। 1993 में, टर्पेंटिन while is flowing through a pipe of length L and radius R, the pressure difference between the two ends of the pipe is P. The viscosity of oil is given by this. अच्छा, इस इक्वेशन दिया हुआ viscosity, where V is the velocity of the oil at a distance x from the dimension of n. n का डायमेंशन पूछ रहा है भाई, P R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 4VL। भाई ये बोला है प्रेशर, बता क्या होगा? m l t माइनस 2 अपॉन l स्क्वायर, m l माइनस 1 t माइनस 2। ये क्या? r क्या है? रेडियस, दोनों का नेचर सेम होगा, तो ये l स्क्वायर। ये तो डायमेंशन, ये कांस्टेंट है, छोड़ो इसको। v क्या है? वेलोसिटी, तो हो गया l t माइनस 1। और l क्या बोला है? छोड़ो इधर, l बोला है लेंथ, तो ये हो गया l। आ गया जी, खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 47। हाँ, the time dependence of a physical quantity P is given by P equal to क्या दिया हुआ है? P नॉट exponential AT square, where A is a constant and T is time. The constant A is, तुमने कभी सुना है 2 to the power velocity? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। Not mathematically defined। तुमने सुना होगा V to the power 2, मतलब कभी भी पावर में कोई डायमेंशनल टर्म नहीं है। पावर में कभी भी मतलब डायमेंशनल टर्म नहीं आएगा, मतलब जो भी पावर में आएगा, अगर मान कुछ पावर में आ रहा है, यहाँ कुछ x मान ले, यहाँ y मान ले, अगर यहाँ कुछ पावर में आ रहा है तो ये डायमेंशन लेस है, मतलब ये डायमेंशन लेस है, और ये डायमेंशन लेस है, इसका मतलब 1। हाँ, बता क्या लिखा? a इक्वल टू 1/t स्क्वायर, तो क्या हो गया? t टू द पावर माइनस 2। हमने डायमेंशन के प्रॉपर्टीज को यूज किया, है कि नहीं? और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। देखो यहाँ पे 48 में क्या बोल रहा है? P represent radiation pressure, C represent a speed of light, and S represent radiation energy stacking per second stacking per unit area per second. The non-zero integer x y z such that P
टू पावर एक्स, एस टू पावर वाई, सी टू पावर जेड, ये डायमेंशनलेस। इसका मतलब बोला है भाई ये टर्म जो है, ये टर्म जो है ये डायमेंशनलेस है, m0 l0 t0। अब सोच ये क्या है, P है रेडिएशन प्रेशर, आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, सिंपली प्रेशर होगा, सिंपली प्रेशर होगा, नाम है रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन के कारण प्रेशर, क्योंकि लाइट के पास पार्टिकल नेचर है। अब पार्टिकल तेरे, लाइट तेरे पे गिरा, मतलब पार्टिकल तेरे पे गिरा, फोटॉन्स तेरे पे गिरा। अब फोटॉन्स तेरे पे गिरा, पार्टिकल तेरे पे गिरा, तो फोर्स लगाएगा तो प्रेशर आएगा, उसको बोलते हैं रेडिएशन प्रेशर, है कि नहीं। तो ये हो गया यहाँ पे m l-1 t-2 फोर्स बाय एरिया टू पावर x। यहाँ लिख दिया क्या, s क्या है, रेडिएशन एनर्जी, और t है टाइम, सॉरी c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, हाँ c रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ लाइट। ये है रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन एनर्जी स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इंटेंसिटी के बराबर। ये हो गया m l² t-2 पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम टू पावर y, इसको ऊपर ले जाएगा, सिंगल फॉर्म में आएगा ये। c क्या हो गया, l-1 टू पावर z, हो गया m0 l0 t0। कंपेयर कर ले, ऐसा बताएं भाई, है कि नहीं, 4-5 सवाल बताएं, इधर कंपेयर कर ले, आ गया आंसर, आ गया x, आ गया y, आ गया z, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। The frequency of vibration, the frequency of vibration f of a mass suspended from a spring of a spring constant k is given by relation। अच्छा, f equal to sum a, where a is a dimensionless constant, a equal to m to power x और y to the power k to the power y। क्या फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का, 2 pi under root m by k। what is frequency, 1/2 pi under root k by m। देखना k पे पावर हाफ आएगा, x टू m पे पावर माइनस हाफ आएगा, मतलब x जो आया मतलब आंसर डी। तुम ट्राई कर लेना, तुम ऐसे मत करना हमको याद था फॉर्मूला तुम कर दी, ऐसे नहीं, फंडामेंटल से। यहाँ t टू दी पावर -1 है, एक ये डायमेंशन ले से हटा दो, ये हो गया मास, तो m टू पावर x, ये क्या हो गया, स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये फोर्स कांस्टेंट। तो फोर्स कांस्टेंट क्या होता है, m l t-2 बाई लेंथ, आ जाएगा आंसर। के क्या है, के है फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। पता, समझ आया कि नहीं समझ आया। तो यहाँ से ये बन जाएगा, ऐसा सवाल हम बताएं। अब कंपेयर कर ले भाई, एक्स आ गया वाई आ गया, इधर इधर कंपेयर कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आज का लास्ट सवाल। इफ x इक्वल टू a t plus b t square, where x is the distance travel good in kilometer and t the time in second, the unit of b। भाई जितने भी हैं सब प्लस और कंपेयर्ड हैं, सबके यूनिट सेम होंगे। अब एक बात बता, ये क्या है, किलोमीटर में है भाई, ये किलोमीटर में है, और क्या है, टी क्या है किसमें, सेकंड में। अगर ये किलोमीटर में है तो ये भी किलोमीटर में होगा, ये भी किलोमीटर में होगा, है कि नहीं। तो भाई ये भी किलोमीटर में है, इसका मतलब किलोमीटर इक्वल टू बी इंटू सेकेंड का स्क्वायर। किलोमीटर इक्वल टू दिस है डायमेंशनली, तो बी इंटू सेकेंड का स्क्वायर, इसका बी इक्वल टू किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है कि नहीं। किसका पूछा है आपसे, बी का पूछा है, तो बी इंटू सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू किलोमीटर। हम
क्या यूज किए? ओनली फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम नेचर कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड और कंपेयर। तो जितने भी यूनिट और मेजरमेंट में सवाल पूछे गए थे अभी तक नीट में, वो हम लोग सारा का सारा बता चुके हैं, ऑल 50 क्वेश्चन। ये सारा क्वेश्चन अपलोड हो जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, वीडी गुरुकुलम, वीडी गुरुकुलम। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। क्लास का टाइमिंग है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे। कल रात में क्लास नहीं लिए थे, आज मॉर्निंग में क्लास लिए हैं, वो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन टाइमिंग क्या है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे। जूम आईडी हमारा है 7035487075 और पासवर्ड जो आप हमारा है वो है वीडी गुरुकुल, वीडी गुरुकुल। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं।